नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चंपई सोरेन बदलेंगे सियासत, और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने बेटे के संग बीजेपी के हो गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने पार्टी नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। इसके बाद चंपई सोरेन ने हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता तोड़ लिया था। हाल ही में अमित शाह से मुलाकात के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी थी कि वह बीजेपी की सदस्यता लेंगे, जिसके बाद चंपई सोरेन ने बीजेपी का रुख करने की वजह बताई थी और जेएमएम से इस्तीफा दे दिया था। चंपई ने अपने इस्तीफे में उन्होंने शिबू सोरेन को लेकर एक पत्र लिखा था कि पार्टी रास्ते से भटक चुकी है और ऐसा कभी नहीं सोचा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देना पड़ेगा। सीएम पद से हटाए जाने के बाद जब चंपई सोरेन ने अपने सारे पत्ते खोलकर स्पष्ट किए थे, तब हेमंत सोरेन कैंप की तरफ से आए पहले रिएक्शन में कहा गया था कि चंपई सोरेन अब एक्सपोज हो चुके हैं। अगर वह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लिए कठिनाई होती, क्योंकि वो जेएमएम के वोट शेयर में सेंध लगा सकते थे। हालांकि राजनीति के कई जानकारों का मानना है कि चंपई सोरेन जेएमएम को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि चंपई सोरेन पूरी कोल्हान डिवीजन में अकेले प्रभावशाली नेता हैं। इस डिवीजन में 3 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा शामिल है। यहाँ कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। वहीं चंपई सोरेन के बीजेपी के साथ जाने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने कोल्हान डिवीजन पर फोकस करना शुरू कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी सरायकेला खरसावा पहुंचकर बीजेपी पर उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं झारखंड की राजनीति के जानकारों का दावा है कि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस बात से खुश नहीं है कि सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आए। इसी वजह से वो अभी पिछले हफ्ते तक सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से इंकार करते रहे हैं। यही नहीं, चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चले घटनाक्रम में भी मरांडी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जबकि वो बीजेपी झारखंड के एक बड़े नेता हैं। झारखंड की सियासी राजनीति में यह जो उथल पुथल हो रखा है, यह सब उस वक्त शुरू हो गया जिस समय से झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, क्योंकि ठीक उसके पहले तक पूरे झारखंड सरकार की अगुवाई चंपई सोरेन ही कर रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल के बाहर आने के बाद विधायक दल की एक बैठक होती है और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद हेमंत सोरेन की स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है 4 जुलाई को, और उसके बाद वह झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हो जाते हैं। और इसके बाद ही सारी सियासी घटनाक्रम धीरे धीरे सामने आने लगती है। चंपई सोरेन 18 अगस्त को एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट के माध्यम से वो बताते हैं कि उनका अपमान हुआ है, उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, जबकि विधायक दल की बैठक में वह शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यह बात कहा कि उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, उनसे उनकी इच्छा नहीं पूछी गई। इन सब बातों का हवाला देते हुए वह अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उसके बाद वह यह साफ इशारा करते हैं कि उनके पास अब 3 विकल्प खुले हैं। या तो राजनीतिक तौर पर वो अपनी पारी को विराम देंगे यानी संन्यास लेंगे, या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगे, या बीजेपी में शामिल होंगे। तो वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से अपने बेटे के साथ बीजेपी के चंपई सोरेन हो चुके हैं और अब बीजेपी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अपने पक्ष में लेकर चुनावों में इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल हो जाने से बीजेपी को बहुत बड़ा माइलेज मिलने की बात बताई जा रही है उनके तरफ से। उसका एक कारण है कि पूरे कोल्हान डिवीजन में चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। पूरे कोल्हान डिवीजन में उनकी अच्छी पकड़ है। पुराने जेएमएम के नेता हैं, वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और कई बार चुनाव जीतते हुए आए हैं। ऐसे में
यह माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं, बातें हो रही है कि कोल्हान डिवीजन पर कुछ असर पड़ सकता है। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल विधानसभा सीटों की 14 सीटें कोल्हान डिवीजन से ही आती हैं और वहां पर काफी प्रभाव है आदिवासी वोटों का। और इसी खास मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ इस वक्त बटर सिंह देओल साहब जुड़ गए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से प्रवक्ता है। हमारे साथ दो अन्य मेहमान भी बहुत जल्द जुड़ जाएंगे, हम उनके बारे में भी बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रदीप सिन्हा साहब जुड़ेंगे, तो वहीं भूपेंद्र सिंह बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। बटर सिंह देओल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बटर सिंह देओल साहब, आपका स्वागत है और एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बटर सिंह साहब, आप यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पार्टी के कद्दावर नेताओं या लोगों को ही रिटेन क्यों नहीं कर पाती है? ऐसा क्यों होता है कि हमें इस मुद्दे पर बातचीत करनी पड़ती है कि कौन इधर से उधर चला गया, कौन इधर से उधर चला गया, और इसी के बीच सियासी घटनाक्रम उठता है? क्या वो बाइंडिंग फैक्टर जेएमएम, कांग्रेस या तमाम जो सेंट्रल तौर पर विपक्षी पार्टियां में इंडिया गठबंधन के उनके पास नहीं है क्या? बटर सिंह साहब जी नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए जी। देखिए, आप जो बोले बाइंडिंग फैक्टर, देखिए मैं बार बार यही कहता रहा हूँ, आज से दोबारा कह रहा हूँ कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं, संगठन से बड़ा कोई नहीं। और अगर किसी नेता को लगने लगे कि संगठन वही उसी के कारण संगठन है, अदरवाइज संगठन के कारण वो नहीं है, तो उसकी मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षा उसके सोचने की शक्ति पे ज्यादा हावी हो गई है और इसी में लोग गलत कदम उठाते हैं। आपने हिस्ट्री में भी देखा है कि हमारी पार्टी से जो छोड़ के गया उसके क्या कंडीशन है और किस हालात में है। हमारी पार्टी ने एक दो बात को छोड़ के देखा जाए तो जो भी मूल पार्टी से छोड़ के जाता है, मैंने पहले भी कहा था कि जो मूल वृक्ष से या मूल से अलग होके जो मात्र गुण होते हैं वो गुण कहीं न कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं। तो पब्लिक इसका एहसास पब्लिक जानती है। और देखिए, ये अगर चंपई सोरेन उस समय जुलाई में जब वो दोबारा मंत्री की शपथ ली उन्होंने, उस समय अगर ये स्टेप लिया होता तो हाँ, मैं मानता कि पब्लिक में थोड़ा उनको बेनिफिट मिलता कि हाँ भाई उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, तो थोड़ा ये रहता, बेनिफिट रहता। बट पब्लिक आज पूछेगी ना कि अगर आप आहत हुए थे तो 2 महीने के क्या कौन सी मलाई खाने के लिए रुके हुए थे, किस कारण आप 2 महीने मंत्री बने रहे, क्या क्या आपने फाइलें साइन की, आपने क्या क्या डीलिंग की। और अब जब देखा कि इलेक्शन आ रहा है तो ये तो है कि आप ब्लैकमेलर की भूमिका में आ गए, पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्लैकमेलर को और ऐसे लोग जो अपने महत्वाकांक्षा के लिए अपने आदर्श बोलते हुए, गुरुजी हमारे आदर्श हैं, खून से पार्टी को सींचा है, तो जिस पार्टी को और आदर्श को खून से सींचा है उसको अपनी महत्वाकांक्षा के लिए धोखा देना तो पब्लिक के आगे। बटर सिंह साहब, आपको क्या लगता है, किसी सियासी षड्यंत्र का चंपई सोरेन हिस्सा बन गए या उसके साथ हो गए? कुछ प्लॉट हुआ ऐसा जिसके चलते उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा, इतने पुराने सदस्य, वरिष्ठतम नेताओं में से एक, उन्हें छोड़कर ले जाना पड़ा? क्या लगता है आपको, इसमें बीजेपी का कोई हाथ है या स्वेच्छा से गए हैं वो? 100% बीजेपी का हाथ है। देखिए, बीजेपी पार्टी इज नोन फॉर ब्लैकमेलिंग, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को लगाती हैं और किस तरह से हमने तो यहाँ तक सुना है, मैं नहीं जानता कितना सही है कि नहीं है, कि जुडिशरी में भी कुछ लोगों को ब्लैकमेल किया गया था। सोशल मीडिया और आम मीडिया की खबरों से हमको पता चलता है, लोग जो आप बातें होते हैं जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, बट स्टिल जैसे लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो बिना किसी चीज के ऐसे बातें नहीं होती। और वो देखिए, साम दंड भेद, उनको सत्ता चाहिए, वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, है ना? ओके, सो पॉइंट टेकन। सो मतलब ऐसा है कि ही हैज फॉलन टू द बीजेपी ट्रैप। ठीक है, बीजेपी की तरफ से I cannot deny this. ओके,
नीदर डू आई कंफर्म दिस कि हो सकता है, बट हाँ हम लोग को भी संभावना कहीं ना है। कहीं मालूम है, क्योंकि उनके आसपास के जो लोग का जो हमारे इंटेलिजेंस से जो हमें खबरें आ रही थी कि जिस तरह से उनका आचरण हो रहा था, जिस तरह से वो बेलगाम हो गए थे, कहीं ना कहीं वो गलत शिकंजे में पड़ गए और उनको बचाने, क्योंकि देखिए आप चंपई सोरेन जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उस चंपई दा की बॉडी लैंग्वेज जब वो मुख्यमंत्री थे, किस तरह शेर पे टाइगर जो दहाड़ता था, तो आज कहीं ना कहीं पिंजरे में बंद टाइगर और चलिए, ओके, पॉइंट टेकन। तो टाइगर पिंजरे पिंजरे में बंद कर लिए गए हैं। ओके, प्रदीप सिन्हा साहब, स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं बतौर बीजेपी प्रवक्ता। सर, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है सर, एकदम स्ट्रेट, आपकी नजर दूसरे पार्टी के नेताओं पर ही क्यों रहती है ज्यादातर? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर आपके अंदर के नेताओं में, पार्टी के अंदर के नेताओं में कॉन्फिडेंस की कमी है क्या, जो आप दूसरे पार्टी के नेताओं की वेलकम करने के लिए बेकरार रहते हैं? प्रदीप सिन्हा साहब, इसका एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और अब चंपई सोरेन। जी। प्रदीप सिन्हा साहब, अच्छा, आप बताइए कि सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आई तो उसमें भाजपा की क्या भूमिका थी? जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो चर्चा ये शुरू हुई कि कहीं कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री ना बन जाए। तो सीता सोरेन घर की बड़ी बहू होने के नाते उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, चूंकि मैं घर की बड़ी बहू हूं, पहला अधिकार मेरा बनता है। वो खटपट जो थी परिवार की, वो बाहर किसने लाया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाया। तो वो लड़ाई अगर आप रोक नहीं पाते हैं अपने परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर, तो उसका दोष हमको मत दीजिए। और जहां तक चंपई सोरेन की बात है, आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन के जो एक्सपर्ट पोस्ट आए या फिर उन्होंने जो बयान दिया कि मैं जहां हूं वहीं हूं, एक सप्ताह पहले की बात बता रहा हूं, तो क्या किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने या विधायक दल के नेता होने के नाते हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बातचीत करने की कोई पहल की? तो संवादहीनता की स्थिति अगर उनके क्षेत्र में हो, उनकी ओर से हो, अपने नेताओं से वो बात नहीं करें, दम्भ में रहे कि मैं तो राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मैं क्यों किसी के सामने बात करने जाऊं, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अगर वो अपमान करते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। अच्छा सर, तो आपकी स्ट्रेंथ है ना, दूसरे के वीकनेस को आप एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है ना सर? जी, एक चीज पूरा कर दूं कि देखिए, चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे पास 3 विकल्प था, या तो राजनीति से संन्यास ले लेता, या फिर अपनी खुद की पार्टी बनाता, या तीसरा कोई ऐसा भरोसामंद साथी मिल जाता जिसके साथ मैं चल सकूं। तो उनका तीसरा जो विकल्प था, वो उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही आकर पूरा हो सकता है। आपने भरोसा दिला दिया। हाँ, ठीक है। और नहीं, और बता रहा हूँ, अगर संवादहीनता की स्थिति उनकी ओर से थी, वो समझा नहीं सके, हमने समझाने में सफलता पाई कि हमारे यहाँ आइएगा आप, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ संवादहीनता की स्थिति नहीं होती है, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं नेता, कोई दम भी यहाँ नहीं है कि आपसे बात तक नहीं करना चाहेगा। अच्छा। इसलिए मैं समझता हूँ कि सुविचारित वापस आए दिल्ली से, 1 सप्ताह क्षेत्र में घूमा, उसके अलावा अपने समर्थकों से उन्होंने संपर्क किया, उसके बाद राय विचार के पश्चात वो दिल्ली गए। ओके। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष लगाकर अपनी जिम्मेदारी से ये जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इनको डर है कि हमारे कार्यकर्ता कल हमसे पूछेंगे कि एक एक कर पार्टी के जो नेता है, अब नवीन हेम्ब्रम भी नाराज है इनसे, वो भी आ सकते हैं। इसमें हमारी क्या भूमिका है बताइए? इसमें हमारी क्या भूमिका है? आ सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब लोविन हेम्ब्रम तो लंबे समय से पार्टी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि भाई आपने 300 अपने नियोजन नीति नहीं बनाई, आपने स्थानीय नीति परिभाषित नहीं की। सर बता ही दीजिए ना, आपके टच में है, आ रहे हैं क्या वो भी? अभी तो जानकारी नहीं है, अभी तो आज के चंपई सोरेन के आने की जानकारी है। अच्छा। उनके साथ उनके समर्थक आएंगे। अच्छा। और आपने देखा होगा, वो तो आ ही चुके हैं सर, वो तो आ ही चुके हैं। चलिए, ठीक है। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है सर। आप इस सबसे पहले एक्सपर्ट कमेंट, इस पूरे सियासी घटनाक्रम को बेस में झारखंड को लेते हुए आप इसे कैसे देखते हैं? एक बड़े कद्दावर नेता का दूसरे पार्टी में चले जाना, और उसका माइलेज क्या बीजेपी को मिलेगा, या फिर अभी भी इमोशनल सेंटीमेंट जेएमएम के साथ रहेगा, क्योंकि कार्डर वोट तो उसका खुद का है? भूपेंद्र सिंह साहब जी, देखिए क्या है, राजनीति हमेशा कल्पनाओं और समीकरणों का खेल है। निश्चित रूप से जब चुनाव आते हैं तो व्यक्ति अपनी धरातल पे दिखता है। देखिए, बीजेपी वहां पे कमजोर थी और निश्चित रूप से वो आदिवासी क्षेत्र है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जेएमएम है, उनके जो नेता हैं गुरुजी, उनका काफी बड़ा प्रभाव रहा है।
ओके। और निश्चित रूप से उनके गठबंधन के साथ उनकी जो भी जीता है और उनके साथ अच्छा तालमेल रहा। लेकिन बाबूलाल मरांडी वगैरह जो नेता बीजेपी के रहे और जो पहले अलग चले गए, फिर उसके बाद बीजेपी में आ गए, तो उसके बाद सत्ता नहीं आ पाई। दूसरी बात, जब हेमंत सोरेन जेल गए और जेल जाने के बाद उनके परिवार में सीता सोरेन जब बीजेपी में आई और बीजेपी आने के बाद उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और लोकसभा चुनाव में वो हार गए, तो इंडिया गठबंधन वहां पे फैक्टिकल रहा। इसके कारण क्या हुआ कि उस समीकरण को बनाने के लिए चंपई जी की एंट्री हुई और चंपई जी ने उस समय परिवार के रूप में विघटन न करते हुए उनको कुर्सी मिली और उन्होंने साथ दिया। अब साथ दिया, उसके परिणाम निकले और जब परिणाम निकले तो सीता सोरेन हारी, और सीता सोरेन हारी तो फिर उनको ये लगा कि ये जो हमारा जो गठबंधन है या जो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा है और जो है सोरेन ग्रुप का है, वो हमारा प्रभावशाली है, मतदाताओं में हमारी वो स्थिति। तो उसके बाद उनका जेल में जमानत हुई और वो जब लौट के आए और फिर उनको मुख्यमंत्री दिए, तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है एक बड़े नेता के लिए, क्योंकि वो एक संथाई जाति के एक नेता हैं और उनका जो 3 जिलों में लगभग मान सकते हैं कि 20 विधानसभाओं में अच्छा प्रभाव, और जिसके कारण उनकी एक अच्छी छवि है, क्योंकि वो एक जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और निश्चित रूप से उनकी जो अपनी एक उन्होंने जो राजनीति पृष्ठभूमि बनाई है, तो उसके कारण उनको ये लगा कि हमको मुख्यमंत्री बना के एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री में बन गया और उसके बाद मुझे यहाँ पे समेट दिया गया, तो वो स्थिति थी। लेकिन यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सोच रही थी कि हम अपने दम पे इलेक्शन, हमने जब लोकसभा में इस तरह से हमने पेश कर लिया, जीत लिया, तो इस कारण हम विधानसभा में भी जीत लेंगे और जनता हमारी, क्योंकि गैप ज्यादा है नहीं, तो इसके कारण उनको संवादहीनता उनको लाने की कोशिश नहीं की गई। और इसी समय पार्टी के जो बीजेपी की पार्टी के जो प्रतिनिधि बनाए गए, वहां के जो प्रभारी बनाए गए, हेमंत बिस्वा और शिवराज जी, और वो धरातल पे नई पृष्ठभूमि और नए समीकरण तलाशते रहे, नए साथियों की खोज करते रहे। उन्हीं को उसी नजर में ये नए साथी मिल गए। अब इनके साथ दुविधा ये थी कि वो चाहते थे कि हम किस क्षेत्र से जाएं या नहीं जाएं, तो उस क्षेत्र में बीजेपी ने लगातार संवाद रखा और कंटिन्यूसली रखी अपने संचार के रूप में, और जिसके साथ उनको ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विकेट मिला। चलिए, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण एक स्थिति उत्पन्न है बीजेपी के लिए, एडवांटेज के तौर पर बीजेपी देख रही है, लेकिन खासकर जेएमएम की यदि बात करें तो उन्हें लग भी रहा होगा कि जेएमएम एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत ही खास मुद्दे पर आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमको बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अभी कई सवाल हैं और जवाब लेने हैं और पूरे सियासी घटनाक्रम की हर एक कड़ी को समझना है। कटर सिंह देओल साहब, आपके पास आपका रुख करते हैं और एक स्पष्ट सवाल है आपसे, क्या अब आपको बीजेपी से चुनावी मोर्चे पर तो लड़ाई लड़नी है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन क्या पार्टी के अंदरूनी स्तर तक भी आपको चौकस रहने की जरूरत है? एक वैसी लड़ाई भी लड़नी है कि भाई चलो ऊपर तो बॉर्डर पे तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, लेकिन अंदर भी सब कुछ समेट कर रखना है कि कहीं कोई और बीजेपी का ना हो जाए। बटर देओल साहब, देखिए, जैसे पहले जो हमारे प्रदीप जी ने एग्जाम्पल दिया था सीता सोरेन जी का, उन्होंने कहा कि सीता सोरेन जी ने कहा कि मैं बड़ी बहू, मेरा हक बनता है, सीएमशिप को नहीं मिला इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ खुद ही दे रहे हैं कि हमारी पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं करती। नहीं तो अगर परिवारवाद में विश्वास करती होती तो बड़ी बहू को तो हक तभी मिला ना, जिसका मतलब सीता सोरेन परिवारवाद में विश्वास करती हैं। जब उन्होंने क्लेम किया कि मैं इस परिवार की बड़ी बहू हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, हमने तो परिवार में सीएमशिप दी नहीं, हमने तो चंपाईदार को सीएमशिप दी। तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो आरोप हम पे लगते हैं कि परिवारवाद पार्टी है, तो अपने ही एग्जाम्पल देके वो खुद हमें एक क्लियर सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरी ओर देखिए, बीजेपी का आप हिस्टोरिकल देखिए कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो ये पार्टी अपने आप में इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो है। देखिए, आपको एग्जाम्पल में देता हूँ, हरियाणा में इलेक्शन से पहले मनोहर लाल खट्टर बदले, गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल आए, कर्नाटका में येदियुरप्पा की जगह ये मुंबई को ले आए, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्पर सिंह धामी को ले आए, त्रिपुरा में विप्लव देव की जगह मानिक शाह को ले आए। तो इन्हीं को खुद नहीं पता है, यही पार्टी है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है। हम एक्सपेरिमेंट में नहीं बिलीव करते। हमारी पार्टी की देखिए, आज
चंपई सोरेन, एक सोरेन गए, दूसरे सोरेन को आज मुख्यमंत्री की मतलब मंत्री पद की शपथ दिलवाई। उस एरिया के जो दूसरे कैंडिडेट डिजर्व करते थे उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। तो इसमें और देखिए और एग्जांपल देता हूं कि बीजेपी इज नेवर सेटिस्फाइड विद देयर टीम। उनकी जो टीम है उनको हमेशा लगता है कि ये लूजर है, तो हमेशा इलेक्शन से पहले दूसरी टीम से तोड़ फोड़। एग्जाम्पल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को लाए थे, पंजाब में सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह को लाए थे, है ना। मध्य प्रदेश में ज्योतिराव सिंधिया और भी ऐसे बहुत सारे नाम है। तो ये देखिए हमेशा इनको लगता है, इनको अपने जो करंट स्टेट की जो टीम होती है उस पर इतना अविश्वास होता है। और तो ये जो चंपई सोरेन जी को लाना ये अपनी जो बड़ी जीत मान रहे हैं, ये एक तरह से तिरस्कार कर रहे हैं अर्जुन मुंडा जी का, बाबूलाल मरांडी जी का, जो आदिवासी नेता बीजेपी पार्टी में है। जी बिल्कुल नहीं ठीक है, वही सवाल नहीं वो बिल्कुल सही कहा आपने। उस सवाल का जवाब हम प्रदीप सिन्हा साहब से ले लेते हैं। बिल्कुल स्पष्ट और एकदम जाहिर तौर पर ये सवाल है। प्रदीप सिन्हा साहब, आपने चंपई दा को तो चलिए शामिल कर लिया अब अपने पार्टी में, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब आपने पार्टी के अंदर ही खींचतान बढ़ा दी? दो प्रमुख संभावित मुख्यमंत्री के चेहरे अब हो गए, जो पहले शायद बाबूलाल मरांडी फैक्टर थे, अब उसके साथ चंपई फैक्टर भी हो गए। आपको नहीं लगता इससे दिक्कत बढ़ेगी या एवरीथिंग इज ऑल राइट? प्रदीप सिन्हा साहब, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से आप परिचित होंगे, तो आपको ये देखा होगा आपने कि कई मौकों पर इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। शिवराज सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद उनको प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? कहीं कोई बयानबाजी आई क्या? उसके अलावा राजस्थान का देखिए आप। तो मैं समझता हूं कि जो शीर्षस्थ नेतृत्व है हमारा, और जब उसके एक बार फैसला आ जाता है तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको सहजता के साथ स्वीकार करते हैं। बाबूलाल मरांडी साहब खुश है ना? पूछ लीजिएगा उनसे, मुलाकात होगी तो। हाँ, हम तो जानते हैं कि वो खुश हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जब चंपई दा शामिल हो रहे थे, बाबूलाल साहब कहीं सीन में नहीं थे, मतलब थोड़े साइड से चल रहे थे, इसलिए पूछ लिया। आज तो सवेरे से वो पार्टी कार्यालय में बैठे, फिर अभी कार्यक्रम में भी जाएंगे। इसलिए ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, अभी अरविंदर देवल जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे। देखिए मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि एग्जाम्पल देते रहे। ये इनके पैर के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है, इनको सिर्फ एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है कि हम परिवारवादी नहीं है। अरे वो लोग जानते हैं कि परिवारवादी नहीं है, तो चंपई सोरेन को 3 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहने देकर हटाकर फिर से सीएमशिप की कुर्सी किसको दिया आपने? हेमंत सोरेन को। अगर इतने ही प्रिय थे आपके चंपई सोरेन, विधायक थे लंबे समय से, आपके आंदोलन का साथी थे वो, तो रहने देते उनको 3 महीने। चलिए, आपने इतने बड़े आदिवासी नेता को तो शामिल कर लिया सर, तो क्या आदिवासी वोट भी उनके साथ आ जाएगा? क्योंकि 14 विधानसभा सीटों में आपके पास तो मौजूदा हालत में एक भी नहीं है। जी अब बता रहा हूँ आपको। हाँ, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बाद कि बस दुनिया उतने तक में ही सीमित है। वो 5 सीटें जो है 28 शेड्यूल ट्राइब की सीटें वहाँ है। आदिवासी आपके हैं, स्पष्ट बता रहा हूँ। 28 सीट सिर्फ निर्णायक नहीं होता है, बाकी के 53 सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो अप्रोच है, मैं समझता हूँ कि गहरी नाराजगी उसको लेकर है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं घुसपैठियों की तुलना बाहरी भीतरी से करते हैं, राज्य के अंदर जो लोग रह रहे हैं लंबे समय से उनको बाहरी बताते हैं कि कहाँ देखिए बोकारो में घुसपैठ हुआ कि नहीं हुआ, धनबाद में हुआ कि नहीं, रांची में हुआ कि नहीं, जमशेदपुर में हुआ कि नहीं। अरे जो 40-50 साल से राज्य में रह रहे हैं उनको आप घुसपैठियां बताएंगे, उनकी तुलना घुसपैठियों से करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। और उनका कोर इशू जो था, आप देखें स्थानीय नीति हो चाहे नियोजन नीति हो, 5 लाख नौकरियां देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुख्यमंत्री दहाड़ रहे हैं सरायकेला खरसावा में, आपने सुना है ना? आप अपने आप को आदिवासियों का आप सोच रहे हैं आपको वोट मिल जाएगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। बीजेपी ने तो कभी आदिवासी दिवस को तूल दिया ही नहीं। 9 अगस्त से लेकर हम तो लगातार 2 दिन आदिवासी दिवस बनाते थे। बीजेपी की सरकार थी तो आपने कितना तवज्जो दिया? आदिवासी आपके हो पाएंगे क्या, आपको लगता है? कितना वो आदिवासियों का सम्मान करते हैं ये सब लोग जानते हैं। ठीक है। और जहाँ तक प्रश्न है कि आदिवासियों को अपने आप को अकेला रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, तो 1993 में जब मौका था कि राज्य उस समय अलग हो गया होता, क्योंकि केंद्र में जो सरकार थी उसके पास व्यवस्था ऐसी थी कि वो बात मान जाती। तो 3 करोड़ रुपए लेके जो लोग आंदोलन बेच देते हैं
वो अपने आप को आदिवासियों का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बता सकते हैं? तो सर 14 में तो आप एक भी सीट निकाल नहीं पाते हैं। खैर चलिए, जनता का मूड है, अब आप ही को भापना है। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह साहब भी जुड़े हैं। भूपेंद्र सिंह साहब, अब आप इस पूरे परिस्थिति को देखते हुए झारखंड की राजनीति से क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं, और क्या किसी के इधर से उधर जाने से जो आदिवासी वोट बैंक है, जो उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, उसमें कोई असर पड़ेगा या फिर यथावत स्थिति रहेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हो, कुछ चीजें इलेक्शन के दौरान भी बदलती हैं। कुछ मूवमेंट होते हैं जो बहुत शिफ्टिंग होते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ट्राइबल बेल्ट है, लेकिन बीजेपी के पास इस समय एक अभी और भी विकेट झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिर सकते हैं, जो चंपई सोरेन के साथ आ सकते हैं। तो एक तो ये पलटी, दूसरी क्या है, वहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पे जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, और बांग्लादेशी घुसपैठी से गाँवों की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई। तो वो एक बीजेपी का इशू है कि मूल रूप से जो रह रहे हैं उनको वहाँ का अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और वहाँ पे एक निश्चित रूप से बांग्लादेश जो प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ की जो उनकी आदिवासी जो स्थितियां हैं वो भी एक डिस्टर्ब हो रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी उसके साथ मिलके इस इशू को उठाएगी निश्चित रूप से। लेकिन एक चीज और है, ये बांग्लादेश से जो टीएमसी की भी वो बेल्ट जो अपने पश्चिम बंगाल से लगी हुई है, तो वो भी एक प्रभाव इम्पैक्ट डालेगी। अगर ये गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को अच्छा चैलेंज दे पाएगी, और बीजेपी उसको कन्वर्ट करने में काफी कुछ कठिनाई जाएगी। चलिए ठीक है, तो हाँ जल्दी से क्लोज कीजिए सर। जी, आगे जाके देखिए, आप समीकरण देखेंगे, क्योंकि अभी तो बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि एक अच्छा नेता उनके पास आ गया। दूसरी बात, उनके पास इशू है, एक भ्रष्टाचार का इशू, उनके पर मुकदमा चल रहा है, एक परिवारवाद की राजनीति है, और जो करप्शन की अभी जो निश्चित रूप से जो विकास नहीं हो पाया उसके चार्जेस हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। और हो सकता है ओके, तो जितने भी इश्यूज हैं, इश्यूज हर पार्टी की होती है, पॉलिटिक्स हर पार्टी की होती है, लेकिन डिसाइड तो जनता करती है अपने वोट के रूप में कि किसे ऊपर रखना है, किसे नीचे। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आखिरकार चंपई सोरेन तो अब बीजेपी के होकर क्या कुछ गुल खिलाते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने गढ़ को हमेशा की तरह बचाने में कामयाब रहेगी, या एक ऐसा पत्ता भारी पड़ जाएगा जो हो सकता है शायद तकलीफ दे? लेकिन आदिवासी के मन में क्या है, और वो किसे अपना नेता मानते हैं, सर्वमान्य नेता मानते हैं, विकास की बात करते हैं और उनके अधिकार की बात करते हैं, ये तो उनके वोट से ही जाहिर होगा। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, देखते हैं होती किसकी है ताजपोशी और कौन इस बार फिर बाट जोते रह जाता है। हमारे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।